हेलो स्टूडेंट्स, आरोह बुक गद्य भाग चैप्टर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक है सत्यजीत रॉय। ये फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने लेखक रह चुके हैं। इनका फिल्मों से गहरा संबंध है, तो इन्होंने फिल्म के बारे में ही लिखा है। यहाँ पे एक संस्मरण इनका लिखा हुआ, ये संस्मरण है। अप्पू के साथ 2.5 साल। संस्मरण मतलब जीवन की कोई घटना या कोई याद जिसे शब्दों के माध्यम से हम पिरोकर लिखते हैं, वो संस्मरण होता है। तो जैसे ये लिखा है ना कि अच्छी टेक्निक मतलब वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। बाकी तो जो भी टेक्निक हम लगाते हैं, अगर वो टेक्निक दिखती है तो फिर वो अच्छी नहीं होती। अच्छी कहने मतलब खराब नहीं होती, लेकिन सबको पता चल जाती है। लेकिन टेक्निक वो होनी चाहिए कि जिसका इस्तेमाल भी हो और किसी को पता भी नहीं चले कि कौन सी टेक्निक और कैसे अपनाई गई है। तो इनकी राय में अच्छी टेक्निक वही है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। पट कथा यानी पर्दे के पीछे की कथा। तो देखिए, इनका नाम है सत्यजीत राय। सन 1921 कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। और इनका मैंने पहले ही कहा था कि फिल्मों से इनका गहरा संबंध है। तो अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, जिसका अभी जिक्र आएगा, ये हम पढ़ेंगे इसमें। और शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी में थी और ये अभी तक इतनी बोली ये बांग्ला भाषा में थी। और शतरंज के खिलाड़ी और सदगति हिंदी भाषा में थी। ये सब पिक्चरों का मतलब पटकथा इन्होंने ही लिखी और इनका निर्देशन भी इन्होंने किया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, ये तो फिल्में थी, यह रचनाएं शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। अब इनको जो सम्मान मिले हैं, मतलब फिल्म क्षेत्र में और साहित्य क्षेत्र में जो इनको सम्मान मिले हैं, वो सम्मान देखिए। फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर मिलना फिल्म क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है, वो भी इन्हें मिला। और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। मतलब भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, सत्यजीत राय को। अब इनके बारे में जानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई है। अब इनके जीवन के बारे में, अभी तक तो इनकी रचना, इनकी उपलब्धियां और इनकी खास फिल्में। अब देखिए, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई मतलब कलात्मक तरीके से ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय अगली कतार में है। अगली यानी सबसे पहली। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इस पिक्चर ने, जो ये इनकी पथेर पांचाली पिक्चर है, इस पिक्चर ने मतलब इसका निर्देशन इन्होंने ही किया और इस पिक्चर की प्रसिद्धि ने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है, क्योंकि ये साहित्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। जो अभी वर्तमान में पिक्चरें बनती है, ऐसी पिक्चरें नहीं बनती थी उस समय। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। मतलब ये इनके पसंदीदा साहित्यकार है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी
बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। मतलब बच्चे और किशोर वर्ग के लिए भी इन्होंने जो पिक्चरें लिखी है वो बहुत ही सरलता और सहजता से लिखी है और उनके साथ काम भी बड़ी ही सरलता से किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का भी सहज संसार भी है। मतलब पिक्चर में ये सब कुछ भी है। अब जो हम पढ़ेंगे संस्मरण अपू के साथ 2.5 साल। अपू यहाँ पर फिल्म के एक कैरेक्टर का नाम है और 2.5 साल मतलब ये पतेर पांचाली बनाने में इनको 2.5 साल लग गए। अपू नाम का एक लड़का है कैरेक्टर, उसके साथ इन्होंने पिक्चर बनाई पतेर पांचाली और उस पतेर पांचाली को बनाने में इनको 2.5 साल लगे। तो देखिए एक नामक संस्मरण है। संस्मरण मतलब कि जो ये इन्होंने पिक्चर बनाई पतेर पांचाली और अपू के साथ में बनाई और 2.5 साल लगे। तो उस 2.5 साल के बीच में इनको जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिल्म बनाते समय जो इनको अनुभव हुए उन सबको इन्होंने इस संस्मरण में शेयर किया है। तो देखिए फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है। हम क्या सोचते हैं, अभी जो फिल्मी दुनिया है हम तो सिर्फ उसके ग्लैमर को देखते हैं, उसका ग्लैमर ही हमारी आंखों को मतलब चुंधिया देता है, मतलब हमारी आंखों को आश्चर्यचकित कर देता है। लेकिन उस ग्लैमर के पीछे भी ऐसा सच है जो इस संस्मरण के माध्यम से हमारे सामने आएगा, जिसमें साधनहीनता मतलब साधन नहीं होना के बीच कला दृष्टि को साकार करना, मतलब अपने कला के नजरिए को साकार करने का जो संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। मतलब इस पाठ की जो भाषा है वो बांग्ला शब्द से भी परिभूत है और विलास गीते ने इसका भाषांतर मतलब भाषा का अंतर, भाषा रूपांतर बांग्ला में थी है, इसको इस मूल भाषा में किया है उन्होंने। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है कि मतलब जिसको बूझा न जा सके, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। मतलब हर व्यक्ति का अपना पहला सक्सेसफुल कार्य, चाहे वो फिल्म हो, चाहे बुक हो, चाहे कोई नाटक हो, कुछ भी हो, तो वो उसके लिए हमेशा जीवंत बना रहता है, मतलब जीता रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो इनकी जो पहली फिल्म थी, उस पहली फिल्म को बनाने में जो इनके अनुभव थे और उस पहली फिल्म ने जो इनको प्रसिद्धि पहुंचाई, उसी समय में वापस इनको उसमें जाना, मतलब उन चीजों को जीवंत बनाना, ये किसी बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं था। तो अब ये उन्हीं यादों को इस अपू के 2.5 साल के साथ जीवंत कर रहे हैं। अपू के 2.5 साल, ये मैंने बता दिया। अपू फिल्म का कैरेक्टर है, छोटा बच्चा 6 साल का, और 2.5 साल मतलब इस फिल्म को बनाने में 2.5 साल लग गए हैं। तो उस अपू के साथ 2.5 साल तक पिक्चर बनाने के बीच में जो जो भी परेशानियां आई है उसका इसमें जिक्र किया गया है। तो ये फिल्मकार सत्यजीत राय द्वारा लिखित एक संस्मरण है। इस संस्मरण में उन्होंने पथेर पांचाली फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों का सुंदर चित्रण किया है। मतलब फिल्म बनाई थी पथेर पांचाली, उस पथेर पांचाली का कैरेक्टर था अपू, और उसके साथ जुड़े हुए उन्होंने अपने अनुभव इस
संस्मरण में शेयर किए हैं, उनका सुंदर चित्रण किया है। इस संस्मरण से फिल्म के निर्माण और उससे संबंधित अनेक छोटी छोटी बातों का पता चलता है। तो देखिए अब इस पिक्चर के बारे में। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में, मतलब इस 2.5 साल के समय में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मतलब ये सत्यजीत राय लेखक महोदय एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और इनको जब फुर्सत मिलती थी, जब छुट्टी मिलती थी, तब ये फिल्म बनाते थे। रोज शूटिंग नहीं करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे और अभी जो निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनके पास तो करोड़ों अरबों होते हैं। तो अभी तो इनके पास बहुत पैसा होता है, ये रोज शूटिंग करते, लेकिन उस समय उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, तो वो रोज शूटिंग भी नहीं करते थे और विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। तो जब नौकरी से इनको छुट्टी मिलती थी या फुर्सत मिलती थी तो उस समय ये शूटिंग करते थे और इतना पैसा भी नहीं था कि ये पैसा लगाकर पूरी फिल्में एक साथ पूरी खत्म कर दे। पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होते थे तब शूटिंग कर लेते थे। पैसे फिर खत्म तो फिर शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। तो देखिए, विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। ये तो वैसे भी विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में, ये इनका एड्रेस है, उस समय ये उसमें रहते थे। मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वो बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी ने से जैसे मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। मतलब जिस प्रकार का इनको कलाकार चाहिए था, बाल कलाकार, वो देखते ही मतलब ये पहचान जाते थे। इसीलिए तो उस लड़की को इन्होंने जल्दी से पकड़ लिया। ये समझ पाए कि ये वो नहीं है। विज्ञापन देखकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। मतलब ये परेशान हो गए। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला एक लड़का सुबीर बनर्जी, इसी ने अपू की भूमिका निभाई है। ही पथेर पांचाली में अपू बना। अंडरलाइन करिए इस चीज को। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे, इसमें अपू और दुर्गा आपस में भाई बहन का कैरेक्टर निभा रहे थे, तो ये दोनों ही बच्चे थे। तो ये भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई दे जाएगा। 2.5 साल लगेगा इस पिक्चर को बनने में, तो 2.5 साल में ये बच्चे 2.5 साल बड़े तो हो जाएंगे। जब इन्होंने इन बच्चों को चूज किया तब तो ये छोटे थे और इनके कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। लेकिन इस पिक्चर को बनाने में अगर 2.5 साल लग रहा है तो 2.5 साल तक तो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो इनकी बॉडी में काफी चेंजेस आएगा, और चेंजेस आएगा तो वो चेंजेस इनकी पिक्चर में स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े, मतलब बड़े ही नहीं हुए, उतने बड़े नहीं हुए। जिस पिक्चर स्टार्ट करते समय जैसे इन्होंने बच्चे चूज किए थे और जैसे उन बच्चों के एक्सप्रेशन और हाव भाव थे, 2.5 साल तक उन बच्चों के वैसे ही हाव भाव और एक्सप्रेशन रहे, इसलिए इनको ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पर तो बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े।
इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। वो इसलिए कि इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल की, अब वो तो एजड थी ना भाई, और इतनी उम्र, क्या पता कभी भी उसका देहांत हो जाए तो फिर इनकी पिक्चर बीच में ही अटक जाए। इस चीज का भी उनको बड़ा टेंशन था। पर उस 80 साल की उम्र की चुन्नी वाला देवी भी इनकी पिक्चर में पूरा काम कर सकी। यह भी इनके लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। और उस समय मतलब डमी और ये मतलब कि इनका कोई दूसरा व्यक्ति इनके जैसा वो बना ले, कैरेक्टर नहीं निभा पाता था। मतलब अगर वो असली का कैरेक्टर अगर कुछ हो जाता है उसे, तो उस समय साइंस ने इतनी तरक्की नहीं कर ली थी कि मतलब ऐसे सेट तैयार कर लिए जाए, या वो इनोवेशन मतलब किसी चीज को इनोवेटिव कर लिया जाए, या कंप्यूटर की सहायता से मतलब उसे इनोवेट करके दिखा दिया जाए। उस समय ऐसी संसाधन नहीं थे, इसलिए उनको तो उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे कि उसके जैसा ही सेम इंसान उस डबल दिखा सकते थे। ऐसी टेक्निक भी नहीं थी, तो इसलिए उनको ज्यादा चिंता रहती थी। अब तो काफी कुछ है, अब तो सब कुछ कंप्यूटर की सहायता से हो जाता है। हम नहीं चाहते बंजर जमीन में भी 1 सेकेंड में हरियाली उग जाती है अब तो। चलिए, शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पाल सीट नामक एक गांव गए। ये गांव का नाम है और ये कलकत्ता में। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। ये पिक्चर का सीन है, सच्ची में पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं ये बात नहीं है। पिक्चर के सीन में ये बताना है कि वो पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत मतलब नए नए होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। बोराए हुए मतलब कहने का मतलब कि अनजान ही थे, मतलब वहाँ के लोगों से अनजान थे। और बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। 7 दिन इसलिए लगा क्योंकि फिर उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। इनकी जब जब शूटिंग स्थगित हुई है तब तब इनके पास पैसा नहीं था। जब जब पैसा आता था तब तब ये शूटिंग करते थे, पैसा खत्म हो जाता था फिर शूटिंग इनकी स्थगित। तो ये जो इतना बीच बीच में जो ये अंतराल आया, ये इसी कारण आया कि इनका पैसा खत्म हो जाता था। तो अब उन्होंने वो सीन आधा किया और उसके बाद ये 7 दिन बाद पहुंचे। तो 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले। मतलब वो सारी जगह खाली कर दी जहाँ उन्होंने वो शूटिंग करी थी, जानवरों ने वो सारी खा लिए। तो ये दूसरी घटना, मतलब ये परेशानी। पहली तो इनको अप्पू को चूज करने में आई, अप्पू को चूज किया इन्होंने। फिर उसके बाद दूसरी परेशानी ये आई कि पिक्चर को 2.5 साल लगेंगे बनाने में, तो ये बच्चे बड़े न हो जाए। तो इनको चुन्नी बाई की अत्यधिक उम्र होने के कारण कि वो पूरी पिक्चर काम कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, उसकी परेशानी थी। उसके बाद वो ट्रेन वाला सीन इन्होंने किया तो उसमें काश फूलों से जो भरा मैदान था वो तो मतलब वो सीन हो चुका। उसके बाद अब ये नेक्स्ट परेशानी है कि जानवर वे सारे काशफूल खा गए। अब उनको वापस वो सीन वहाँ पे कैसे करेंगे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठेगा। उसमें वे कंटिन्यूटी यानी निरंतरता नदारत हो जाएगी।
तब ये और परेशानी। तो अब वो करे क्या? उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। मतलब इन्होंने वापस इंतजार किया 1 साल कि वापस शरद ऋतु आएगी, वापस इस जगह पर काश के फूल उगेंगे और ये जगह काश के फूलों से भर जाएगी। इंतजार किया और उसके बाद वापस इस बाकी शूटिंग को इन्होंने किया, पूरा किया। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। अब तो इतने संसाधन हो गए कि एक ही रेलगाड़ी को 4 बार उसी पटरी पे चलाओ तो वो चल जाती है। काश के फूल अगर सारे जानवर खा गए तो आर्टिफिशियल काश के फूल भी उगाए जा सकते हैं। ऐसी टेक्निक आ गई है और इन्हें इनोवेट भी किया जा सकता है। और जैसे वो पिक्चर थी ना बाहुबली, उसमें क्या किया था, बाहुबली पिक्चर जो थी, जैसे बाहुबली में वो सारा कंप्यूटराइज्ड मतलब एनिमेशन किया गया, पीछे पर्दा लगाकर वो सारा एनिमेशन दिखा दिया गया। तो उस समय ऐसी टेक्निक नहीं थी, इसलिए उनको साल भर इंतजार करना पड़ा इस काश के फूलों के वन का भी, और उन गाड़ियों का टाइम टेबल भी इनको ध्यान रखना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ता था। तो इतनी परेशानियां आती थी। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। यही तो टेक्निक है, शुरुआत में पढ़ा था ना हमने कि टेक्निक का इस्तेमाल ऐसा हो कि किसी को पता न चले। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण दे देता हूँ, ये इतनी सारे तो उन्होंने बता दिए समस्याएं। अब तो फिल्म प्रोड्यूसरों के पास पैसे वैसों की कोई कमी नहीं होती है, तुरंत किसी भी चीज की व्यवस्था हो जाती है इस टेक्निकल युग में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो इनको पैसों के कारण भी काफी परेशानियां देखनी पड़ी, और जब इनको समय मिलता था तभी ये पिक्चर कर पाते थे। तो देखिए उदाहरण इनका, मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। तो ये जो पिक्चर बनाई इसमें एक भूलो नामक कुत्ते का भी उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अब कुत्ते के दृश्य की बात गई, अभी तक तो अपू और दुर्गा के दृश्य की बात थी जो काश फूलों के वन में ट्रेन के साथ दर्शानी थी। अब कुत्ते की बारी आती है। अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है, मतलब चावल। भूलो कुत्ता दरवाजे के साथ, ये फिल्म का सीन है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वो माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। ये सब सीन चल रहा है उस पिक्चर का, तो उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है, उस कुत्ते का ध्यान। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना है ताकि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास
जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। तो अब ये शॉट खत्म हो गया और अब शूटिंग वापस उनको स्थगित करनी पड़ी। अब उनको ये वाला सीन दिखाना है कि जो उस अप्पू की माँ है सर्वजया, वो उस बचे हुए भात को किसी गमले में डालती है और वह कुत्ता उसे देख रहा है। ये वाला सीन उन्हें शूट करना, लेकिन अब पैसे नहीं है और सूरज की रोशनी भी खत्म हो गई। उस समय कोई इतनी लाइटें वाइटें होती नहीं थी, तो इनका ये शॉट वहीं रह गया। तो अब 6 महीने बाद वह शॉट स्टार्ट हुआ उनका वापस। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो कुत्ता मर गया। अब क्या होगा? ये एक और चिंता, ये एक और घटना। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को जो भूलो के जैसा हमशक्ल दिखता है। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही। उसकी धूम का छोर भी भूलो के धूम की छोर जैसा ही सफेद था। छोर यानी पिछली हिस्सा। आखिर यह फेंका वो भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया। मतलब ट्रिक भी अपनाई, पर इस तरह से अपनाई कि किसी को समझ में भी नहीं आया कि हमने क्या उसमें तरीके अपनाए, क्या ट्रिक अपनाई है और कैसे उन खामियों को छुपाया है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में इसीलिए लिखा है कि तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। तो इनकी तकनीक यही है। काश फूलों के वन में जो इन्होंने वापस 1 साल इंतजार किया, वापस वो वन वैसा हुआ और वो ट्रेनों का आना जाना और वो भूलो कुत्तों की जगह दूसरे कुत्ते का, तो ये जो तकनीक है इसका इस्तेमाल इन्होंने इस तरह से किया कि किसी को भी पता नहीं चला। अब चलिए आगे। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। अब ये वापस फिल्म का सीन है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। ये फिल्म का सीन चल रहा है। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई। अब आपको पता चल ही गया होगा कि स्थगित क्यों हुई, क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। अब वापस पैसे आएंगे तो वापस शूटिंग आगे बढ़ेगी। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? अब ये देखिए, ये फिर समस्या खड़ी हुई। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबान से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। मतलब पहले नंबर वाला मर चुका ना, अब जो दूसरा लेके आए वो तो चेहरा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने 1 से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। मतलब कोई जज नहीं कर पाया कि श्रीनिवास जो अंदर गया वो असली नहीं है, या किसी ने ये बारीकी पकड़ ही नहीं पाए इस फिल्म में कि श्रीनिवास दूसरी बार दूसरे श्रीनिवास है, या भूलो कुत्तो भी उसमें दूसरा है, या काश के फूलों का 1 साल तक इंतजार किया और दूसरी बार ये वन हुआ। ऐसी इनकी तकनीकी खामियां कोई पकड़ नहीं पाया इनकी पिक्चरों में। यही तो इनका हुनर है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से।
छोटे से पुकुर पुकुर यानी तालाब सरोवर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। ये भी फिल्म का सीन है। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है कि चल हम भी जाएंगे। भाई, ये मतलब शूटिंग चल रही है, भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे जुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, मतलब बेकार जा रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा। ये देखो, टेक्निक अपनाई है उन्होंने, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। अब बारिश का दृश्य चित्रित करना, अब वर्तमान में तो अगर बारिश के दृश्य होते हैं तो बारिश तो बेमौसम बारिश लाई जा सकती है पिक्चरों में। उस समय ऐसा नहीं होता था, ना ऐसे संसाधन भी नहीं थे, तो कितनी परेशानियां होती थी, पिक्चरें ऐसे ही नहीं बन जाती थी। ये सारी बात हकीकत है। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में नीरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन, नीरभ्र यानी बिल्कुल मतलब क्लीन, साफ सुथरा, को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। मतलब उस गांव में जाकर इंतजार करते थे कि बारिश होगी अक्टूबर के महीने में। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आर्टिफिशियल बरसात तो उस समय वो कर नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास संसाधन थे नहीं, इसलिए इंतजार करते थे। तो हर चीज का इन्होंने इतना इंतजार किया, इसलिए इनके पिक्चर को 2.5 साल लग गए। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। ये शूटिंग चल रही है वापस। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। कहने मतलब कि नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ, यानी वापिस जाओ। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पेथर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। आप लोग भी पेथर पांचाली पिक्चर अगर मिल सके तो जरूर देखिए। देखोगे तो ये चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर यानी तालाब, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब हम गांव में बिजली आ गई है मतलब ये उस समय की बात है, लेकिन अब तो गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने। उस जमाने में वे सब कुछ नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा।
इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माता गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले ये जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वो कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे। पाजी यानी धोखेबाज, पागल, उनके दुश्मन थे। इन व्यक्तियों के जिन्होंने नाम लिए उनके बारे में ये नीचे लिखा हुआ है। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वो धोबी सचमुच एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते वह घर हमें एकदम ध्वस्त। ये देखिए, अभी जिस उस दाने सुबोध दाने जिन व्यक्तियों के नाम लिए हैं, रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अबुल गफ्फार, मतलब कि इनको पाजी कहा है, मतलब कि धोखेबाज और पागल। तो उनके बारे में ये डिटेल दे रखी है, ये आप पढ़ेंगे कि रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति और इनको FDR भी कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। ये GK के हैं, काफ़ी काम आएंगे आपके। इनको आप पढ़ेंगे और ध्यान से लर्न भी करेंगे। इनका समय भी दे रखा है, कौन से पुरस्कार मिले हैं, मतलब इनकी क्या विशेषता है, ये सब कुछ इसमें दे रखी है, तो आप पढ़ेंगे। ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर में एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। इसी कारण उनका हाँ या ना में जवाब नहीं आया। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। मतलब ऐसे लोगों का मानना है कि वह एक प्रकार का वास्तु सर्प है और वह कई दिनों से वहीं रह रहा है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वास्तु सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे उसे कुल देवता कहते हैं और बांग्ला में उसे वास्तु सर्प कहते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। चलिए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वैसे आपको समझ में आ गया होगा और इसको बार बार पढ़ेंगे। तो शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इसका मुख्य कारण कि इस फिल्म के फिल्मकार
सत्यजीत रॉय जो है उनके पास एक तो पर्याप्त पैसा नहीं था। जब जब पैसा खत्म हो जाता था तब तक उनकी शूटिंग रुक जाती थी। और इसके अतिरिक्त फिल्मकार उस समय स्वयं भी एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, मतलब सत्यजीत राय खुद भी नौकरी करते थे और नौकरी से जब फुर्सत मिलती थी तभी वह शूटिंग कर पाते थे, इसलिए ये काम 2.5 साल तक चल पाया। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? मतलब पांचाली फिल्म बनाते समय आने वाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई का वर्णन किया गया कि फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले अप्पू और दुर्गा बच्चे की फिल्म कहानी के अनुसार पहली बार रेलगाड़ी देखनी थी। इस दृश्य को फिल्माने के लिए रेल लाइन के पास अप्पू और दुर्गा को कांच के फूलों से भरे मैदान से रेल को देखना था। इस दृश्य को फिल्माने में 2-3 दिन लगने थे। पहले दिन शूटिंग खत्म होने तक आधा दृश्य फिल्माया जा सका। जब फिल्मकार एक सप्ताह बाद, मतलब फिर उनको टाइम नहीं था, वापस चले गए थे वो तो नौकरी पर, एक सप्ताह बाद ही तो फिर दूसरी छुट्टी मिलेगी। तो जब फिल्मकार को एक सप्ताह बाद दोबारा शूटिंग करने वहां पहुंचे तो जानवरों ने वो सारा खेत वन मतलब चट कर दिया था। अब फिल्मकार के सामने ये समस्या थी कि वह शूटिंग करे या न करे। यदि शूटिंग नहीं करता तो उस एक वर्ष तक इंतजार करना पड़ता, और यदि करता तो आधा दृश्य काश फूलों से भरे मैदान का होता और आधा उसके बिना। अतः दृश्य में जो कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता होनी चाहिए थी वह नहीं बन पाती। तो अतः उन्होंने 1 वर्ष तक इंतजार किया उस दृश्य को फिल्माने का। तो यही उनका भाव था। किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तो देखिए, वैसे तो उन्हें फिल्म के निर्माण में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई जगह तकनीक भी अपनाई। अब देखिए उनकी तरकीब नई, मतलब जो समस्या आई उसके हिसाब से उन्होंने तरकीब भी लगाई और उन तरकीब से उनकी समस्याओं का समाधान भी खोजा। तो उदाहरण स्वरूप फिल्म की शूटिंग में रेलगाड़ी पर अनेक दृश्य फिल्माए जाने थे, किंतु जहां शूटिंग हो रही थी उस गांव में रेलगाड़ी इतनी देर नहीं रुकती थी सभी दृश्य फिल्माए जा सके। फिल्मकार ने इस वहां से निकलने वाली भिन्न भिन्न 3 रेलगाड़ियों पर दृश्य फिल्माए जाए किंतु उन्हें फिर आपस में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार 3 रेलगाड़ियों पर दृश्य फिल्माए गए, किंतु फिल्म में ऐसा लगता है मानो सभी दृश्य एक ही रेलगाड़ी पर फिल्माए गए हो, लेकिन 3 रेलगाड़ियों पर अलग अलग फिल्माए गए क्योंकि रेलगाड़ी इतनी देर रुकती नहीं थी। तो ये तकनीक उन्होंने अपनाई है। और दूसरी तरकीब यह है कि मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास व्यक्ति से जुड़ी है। पहली बार जब शूटिंग हुई तो मिठाई वाले की भूमिका उसी ने निभाई, किंतु पैसे के अभाव में कुछ समय के लिए शूटिंग को स्थगित करना पड़ा। फिर कुछ महीने बाद जब पुनः शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि वो श्रीनिवास जी तो स्वर्गलोक सुधार गए। ऐसे में फिल्मकार ने श्रीनिवास जैसे वाले व्यक्ति को ढूंढा, लेकिन वो शरीर से तो उनके जैसा ही मिला, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर तो वैसा ही है, लेकिन उसका चेहरा नहीं मिलता था। अतः दृश्य का आधा भाग उसकी पीठ पर कैमरा डालकर पूरा किया गया, मतलब उसका चेहरा नहीं दिखाया। फिल्म के एक दृश्य में पहले वाला श्रीनिवास घर से बाहर आता हुआ और दूसरे दृश्य में दूसरा श्रीनिवास घर के अंदर जाता हुआ दिखाया, किंतु फिल्म देखने पर दर्शक को कुछ भी पता नहीं चलता। इस बार दोनों ही दृश्यों में फिल्मकार ने तकनीक अपनाकर अपनी कमी को उजागर नहीं होने दिया। ये इनके तरकीब थी। फूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो पहले वाले भूलों की तो मृत्यु हो गई, उसकी जगह दूसरा कुत्ता लाया गया और उसमें अप्पू की माँ सर्वजया को, सर्वजया उसकी माँ का नाम है, जब वो अप्पू को भात खिला रही थी तो अप्पू तीर कमान खेलने के लिए उतावला था और भात खाते खाते तीर उसके हाथ से छूट गया। वह तीर लेने के लिए भागा तो उसकी माँ भी उसको भात खिलाने के लिए पीछे दौड़ती। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब देख रहा
उसका सारा ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले वाले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया। इसके बाद यह दृश्य दिखाया जाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह बचा हुआ दृश्य ही दूसरे भूले कुत्ते पर फिल्माया गया। उसी ने गमले में फेंका हुआ भात खाया। इस दृश्य को पूरा किया गया दूसरे वाले भूलो कुत्ते ने। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया, यह भी आगे हम एक क्वेश्चन में उदाहरण के तौर पर भी हमने दिया है। फिर देख लीजिए, श्रीनिवास की भूमिका मिठाई वाले बेचने वाले की थी। उनके गुजर जाने के बाद उनसे जुड़े बाकी दृश्यों में उनके ही जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति पर फिल्माया गया। उस व्यक्ति का चेहरा तो श्रीनिवास जैसा नहीं था, किंतु उनका शरीर उनके जैसा मिलता जुलता था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाकर बाकी दृश्यों को पूरा किया। उन्होंने इस दूसरे व्यक्ति को फिल्मों में केवल उनकी पीठ ही दिखाई, चेहरा नहीं दिखाया, जिससे अनुमान भी नहीं लगा पाया कि श्रीनिवास न होकर कोई अन्य व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो देखो, सत्यजीत राय को अपनी पथेर पांचाली फिल्म में बारिश का दृश्य चित्रित करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब बरसात के दिन चल रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, वो शूटिंग नहीं कर पाते, अतः दृश्य फिल्माया नहीं जा सका। बाद में जब उनके पास पैसे आए तब बरसात के दिन जा चुके थे और अक्टूबर का महीना था। इस महीने में सामान्य तौर पर आकाश बिल्कुल साफ रहता है और बारिश नहीं होती, परंतु फिल्मकार अपने कलाकारों और कैमरा टेक्नीशियनों को साथ लेकर बरसात का इंतजार प्रतिदिन उस गांव में जाकर करते थे और बैठे रहते थे। तब एक दिन अचानक शरद ऋतु में भी बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई। इस प्रकार जो बारिश का दृश्य फिल्माया जाना था वह फिल्माया गया। इतना अवश्य हुआ था कि बेमौसमी बारिश में भीगने के कारण अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चों को ठंड लग गई थी। नेक्स्ट, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो ये सब आप पूरा चैप्टर पढ़ के आप स्वयं लिखेंगे स्टार्टिंग से कि उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है, पहली समस्या तो यही है। कई बार फिल्म पर अनुमान से अधिक भी खर्च हो जाता है। और दूसरा, ये फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण शूटिंग को रोकना भी पड़ता है। फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों में से किसी एक का अचानक की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उससे शूटिंग बाधित होती है। फिल्मकार को फिल्म की कहानी के अनुसार पात्र नहीं मिलते हैं तो भी समस्या खड़ी होती है। कई बार मौसम भी शूटिंग में समस्या बन जाता है। अचानक मौसम खराब होने से शूटिंग भी रुक जाती है। और यदि कोई फिल्मकार किसी पिछड़े हुए गांव में जाकर शूटिंग करता है तो गांव के लोगों के द्वारा सहयोग न मिल पाने से भी समस्या खड़ी हो जाती है। इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो सत्यजीत राय ने किया और अपनी पथेर पांचाली फिल्म को सक्सेसफुल किया और इसी से उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, पाठ के आसपास ये क्वेश्चन आंसर्स आपको सारे कॉपी में करने हैं क्रम के अनुसार। अब देखिए, पाठ के आसपास 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि फिल्म देखते हुए इस और किसी का ध्यान नहीं गया इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। इन सब के लिए तो आप अगर पथेर पांचाली फिल्म देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे, फिल्म बनाने से पहले और बनाने के बाद ध्यान देंगे, ये विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाई 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते, ये भी आप विचार कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने जो ट्रिक लगाई है तो इसके लिए भी वो कोई न कोई ट्रिक लगा लेते। पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं।
व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। तो सत्यजीत राय फिल्म को कला माध्यम के रूप में देखते थे, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। इसलिए क्योंकि वे अपनी फिल्म के निर्माण के लिए किसी से पैसा नहीं लेते थे। अगर व्यावसायिक रूप से देखते तो पैसा लेते, वो पैसा किसी से नहीं लेते थे, खुद का पैसा था, इकट्ठा होता जब शूटिंग करते। ये कला के रूप में देखते थे, ये उनकी कला है। और कई बार पैसे के अभाव में उनकी फिल्म सालों तक रुकी रहती थी, तो वो उसका इंतजार करते थे पैसे इकट्ठे होने का, और पैसे का प्रबंध होने पर ही फिल्म की अगली शूटिंग होती थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह फिल्म को कला माध्यम के रूप में देखते थे, व्यवसाय के रूप में नहीं देखते थे। चलिए भाषा की बात पर अब देखें अपन आगे। पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी शब्दों का एक सहज भाव से आए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं फिल्म पर। ये रहने दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है। हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉट, सीन आदि फिल्म से जुड़ी शब्दावली में से किन्हीं 10 की सूची बनाई है। ये भी विशेष जरूरी नहीं है, और जरूरी है तो देख लीजिए आप। ग्लैमर, लाइट्स, कैमरा, ओके, कट कट, एक्शन, इस तरह के शब्द आप लिख सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर्याय मतलब इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द। तो सबसे पहले देखिए इश्तेहार। इश्तेहार का मतलब होता है हिंदी मतलब विज्ञापन। तो इसका वाक्यों में प्रयोग होगा, आजकल तो सारा व्यापार ही विज्ञापनों पर निर्भर हो गया है। जितना अच्छी तरीके से आप विज्ञापन में अपना प्रोडक्ट प्रस्तुत करेंगे, उतना ही अच्छी तरीके से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। खुशकिस्मती यानी सौभाग्य, जैसे उसमें लेखक कहता है ना कि यह मेरा सौभाग्य कि मैं आज तुम्हारे साथ, मतलब यह मेरा सौभाग्य रहा कि मतलब मुझे अप्पू मिल गया। या वो चुन्नी बाई, 80 साल की चुन्नी बाई मतलब पूरी पिक्चर तक जिंदा रही। और नहीं तो दूसरा लिख सकते हैं आप कि यह मेरा सौभाग्य कि मैं आज तुम्हारे साथ ताजमहल देखने आया हूँ, या यह मेरा सौभाग्य कि आज मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। अगला है आपका सीन। सीन मतलब होता है दृश्य। अपन किसी सुंदर मनोहारी दृश्य को देखकर कहते हैं ना कि वाह क्या सीन है, वाह क्या दृश्य है। वृष्टि, वृष्टि यानी बारिश। इस बार बारिश न होने से फसलें सूख गई है, या इस बार अत्यधिक वर्षा होने से खराबा हो गया है। जमा, जमा यानी इकट्ठा। पैसा इकट्ठा कर लो फिर कार खरीदने चलेंगे। तो ये आपके इन शब्दों के पर्याय हैं, और ये इन पर्यायों के साथ इनके वाक्यों में प्रयोग भी थे। अब आता है आपके शब्दखंड। शब्दखंड आप स्वयं पढ़ लेंगे, और चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ेंगे। इससे संबंधित ये पथेर पांचाली, इस चैप्टर को समझने के लिए अगर आप पूरी फिल्म देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने, और ये जो मैंने पर्याय बताए ये भी आपको कॉपी में करना है। उसके अलावा ये सब कुछ कॉपी में नहीं करना है। ये पाठ के आसपास इसमें से कोई कॉपी में नहीं करना है, केवल ये पर्याय शब्द करना है और क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद। मेरा ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ।